स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी जम्मू कश्मीर, विकल्प सी उत्तराखंड या विकल्प डी असम। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल अंजी खड्ग पुल है जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। यह नदी तल से 331 मीटर ऊपर स्थित है और 725 मीटर तक फैला हुआ है। यह कटरा और रायसी शहरों को जोड़ता है। चुनौतीपूर्ण भूभाग पर निर्मित इस पुल को कठोर मौसम और भूकंपीय गतिविधियों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित करते हुए मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। दूसरा, यह देश भर में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए। इसका मुख्य मिशन महिलाओं, बच्चों, SC/ST, औद्योगिक कामगारों, तस्करी के शिकार लोगों और अन्य सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, अतः कथन एक सही है। नालसा केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण है और यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी SLSA, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी DLSA एवं तालुका विधिक सेवा समितियों यानी TLSC के प्रदर्शन के लिए दिशा निर्देश जारी करने, निगरानी करने व मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन दो सही है। यह कानूनी सहायता योजनाओं का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है तथा लोक अदालतें, कानूनी साक्षरता शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक भारत में विभिन्न एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, साइबर स्वच्छता केंद्र यानी CERT द्वारा प्रदान की गई एक सेवा है जो नागरिकों को मैलवेयर हटाने और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में सहायता करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी कि NCSC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों में साइबर सुरक्षा प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जिससे साइबर खतरों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है, अतः कथन एक सही है। साइबर स्वच्छता केंद्र यानी बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैलवेयर विश्लेषण केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा संचालित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनके सिस्टम के मैलवेयर, विशेष रूप से बॉटनेट संक्रमण का पता लगाने और हटाने में सहायता करने के लिए निःशुल्क उपकरण तथा सेवाएं प्रदान करता है, अतः कथन दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में गैर सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी और सेबी अधिनियम 1992 के तहत यह एक सांविधिक निकाय बन गया। दूसरा, निवेशक शिविर सेबी की एक पहल है जिसका उद्देश्य दावा न किए गए लाभांश और शेयरों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी एक और दो दोनों। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में गैर सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। यह वर्ष 1992 में सेबी अधिनियम 1992 के अधिनियम के माध्यम से एक सांविधिक निकाय बन गया, अतः कथन एक सही है। सेबी ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के साथ मिलकर जागरूकता बढ़ाने और दावा रहित शेयरों तथा लाभांश के लिए पुनः प्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निवेशक शिविर शुरू किया, अतः कथन दो सही है। यह पहल व्यापक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद जातिगत आंकड़े शामिल करने वाली पहली जनगणना होगी। दूसरा, भारत में पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में आयोजित की गई थी। तीसरा, जनगणना का संचालन महापंजीयक कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। वर्ष 2027 की जनगणना 1931 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी जाति गणना को शामिल करेगी, अतः कथन एक सही है। भारत में पहली समकालिक जनगणना वर्ष 1881 में जनगणना आयुक्त WC प्लोडिन के अधीन हुई थी, अतः कथन 2 सही है। जनगणना भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के तहत की जाती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। चिनाव नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे के निकट से निकलती है? विकल्प ए रोहतांग दर्रा, विकल्प बी बारालाचला दर्रा, विकल्प सी जोजिला दर्रा या विकल्प डी नाथुला दर्रा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी बारालाचला दर्रा। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में जास्कर पर्वतमाला के लाहौल स्पीति भाग में बारालाचला दर्रा के निकट से निकलती है। चिनाव या चंद्रभागा नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमालय प्रदेश के तांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। चिनाव सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में चिनाव बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को कवर करता है, अतः विकल्प बी सही है। रेड ड्वार्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे ठंडे तारे हैं। दूसरा, इनका जीवन काल अधिक होता है तथा ये खरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं। तीसरा, सूर्य से सबसे दूर स्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ तारा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए रेड ड्वार्फ सबसे छोटे तारे हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के लगभग 7.5% से 50% के बीच होता है, अतः कथन एक सही है। उनकी चमक बहुत कम होती है। वे सूर्य की चमक का लगभग 0.01% से 10% ही उत्सर्जित करते हैं तथा सतह का कम तापमान उन्हें लाल या नारंगी चमक देता है। उनकी धीमी हाइड्रोजन दहन प्रक्रिया उन्हें खरबों वर्षों तक चमकने में सक्षम बनाती हैं, जो सूर्य के 10 अरब वर्ष के जीवन काल से भी अधिक है, अतः कथन 2 सही है। ये आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे अधिक पाए जाने वाले तारों का प्रकार है। सूर्य के सबसे निकटस्थ तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी एक लाल बौना यानी रेड ड्वार्फ ही है, अतः कथन 3 सही नहीं है। रणथंभौर को किस वर्ष वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? विकल्प ए 1955, विकल्प बी 1973, विकल्प सी 1980 या विकल्प डी 1986। इसका सही जवाब है विकल्प ए। रणथंभौर को वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व तथा वर्ष 1980 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु पर तथा 7 नदी प्रणालियों के संगम पर स्थित है, जो इसे पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय और अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण बनाता है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैलादेवी अभयारण्य भी शामिल है, अतः विकल्प ए सही है। नवासीवां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? विकल्प ए 1999, विकल्प बी 2001, विकल्प सी 2003 या विकल्प डी 2005। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। नवासीवां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया। इसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अतः विकल्प सी सही है। सरिस्का बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अरावली पहाड़ियों में स्थित है और इसके मुख्य क्षेत्र में कांकवारी किला भी शामिल है। दूसरा, इसे वर्ष 1958 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। सरिस्का बाघ अभयारण्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है, जो राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है।
जिसमें खंडहर हो चुके मंदिर, किले, मंडप और एक महल शामिल हैं। कंकवारी किला रिजर्व के केंद्र में स्थित है, इसलिए कथन एक सही है। सरिस्का को वर्ष 1955 में एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 1978 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जिसके बाद से यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा बन गया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प ए शिवपुरी, विकल्प बी श्योपुर, विकल्प सी मंडला या विकल्प डी सिवनी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी कि श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए कई चीतों का घर है। भारत में प्रोजेक्ट चीता औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की संख्या को पुनर्स्थापित करना है, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बनास और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? विकल्प ए यमुना, विकल्प बी नर्मदा, विकल्प सी बेतवा या विकल्प डी चंबल। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।